हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 होगा। इससे पहले के जो प्रैक्टिस सेट थे जो कि आपके यूपीएसआई के लिए थे, अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे तो देख लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। देखिए क्वेश्चन पहला दिया है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 12 है और सार्वनुपात 4 है तो इसके 4 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू आर की पावर n माइनस के 1 अपॉन में r माइनस के 1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला कब होता है? जब r की पावर 1 से r की जो वैल्यू होती है वो 1 से अधिक होती है, तब ये फॉर्मूला लगाते हैं। यदि r की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो 1 माइनस r की पावर n हो जाता है, बटे में 1 माइनस के r हो जाता है। ठीक है, उसको हम बाद में देखते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें पहला पद क्या है, यानी a की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? a की वैल्यू दे रखी है 12 और सार्वनुपात कितना दे रखा है? 4। r की वैल्यू दे रखी है 4 और कुल पद भी कितने हैं? 4। यानी n की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 4 दे रखी है। ठीक है, अब वैल्यू हमें रख देनी है और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो SN बराबर कितना हो जाएगा? a की जगह पर 12 रख दीजिए और r की जगह 4, 4 की जगह 4 हो जाएगा, -1 अपॉन में 4 माइनस के 1 यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा ऊपर 12 गुणा 4 की पावर 4 कितना होता है? 256। 256 माइनस के 1 बटे में 4 माइनस के 1 कितना होता है? 3। 3 से काटिए आपका ये 4 बार कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4 गुणा 256 में 1 घटा देंगे 255। ठीक है, गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा? 1020 आ जाएगा। ठीक है, जो कि आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, ये आपको सीरीज दे रखी है 9/5, 9/25, 9/125, n पदों तक दे रखा है। इसका योगफल निकालना हमें। योगफल कितना होगा? चूंकि ये गुणोत्तर श्रेणी है तो योगफल निकालने फॉर्मूला मैंने भी आपको बताया था। योगफल निकालने फॉर्मूला क्या बताया था मैंने कि SN बराबर होता है a इंटू आर की पावर n माइनस के 1 अपॉन में r माइनस के 1। ठीक है, ये फॉर्मूला कब होता है? जब r की वैल्यू जो होती है वो 1 से अधिक होती है। यदि r की वैल्यू 1 से कम होगी तो फॉर्मूला क्या लगेगा आपका? a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस के r। तभी आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। दूसरा वाला जब r की वैल्यू 1 से कम होगी। r क्या होता है? सार्वनुपात होता है। या दूसरे पद में है तो हम पहले पद का भाग करेंगे तो हमें सार्वनुपात निकल के आ जाएगा। तो इस सीरीज में ये जो सीरीज दे रखी है आपकी 9/5, 9/25, 9/125। ठीक है, ये n पदों तक है ये सीरीज। इसमें सार्वनुपात कितना होगा? तो सार्वनुपात यानी r कैसे निकालेंगे? दूसरे पद में 9/25 में हम पहले पद से भाग कर दें 9/5 से, तो 5 से कट जाएगा 5 बार और 9 से कट जाएगा 9 एक बार। कुल मिला कितना आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। r की वैल्यू आपकी 1/5 निकल के आ जाएगी और n की जगह पर कितना आ जाएगा? n ही रहेगा। पहला पद कितना है? तो पहला पद आपका 9/5 है। यानी कुल मिला के आपको सारी वैल्यू पता चल गई। एक की जगह पर आ जाएगा 9/5 और r की जगह पर आ जाएगा 1/5। तो हम SN की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? एक की जगह पर 9/5 रख दीजिए और ब्रैकेट में 1 माइनस के r की वैल्यू कितनी है? r की वैल्यू निकल के आई थी 1/5 की पावर n। ठीक है, 1/5 की पावर n करेंगे तो 1 की पावर 1 की रहेगा, मतलब 1 की वैल्यू 1 रहेगी और 5 की पावर n हो जाएगा। बटे में कितना आ जाएगा? 1 माइनस के r, 1 माइनस के r कितना है? 1/5। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 9/5। ठीक है, ब्रैकेट में 1 माइनस के 1/5 की पावर n बटे में 1 में से 1/5 घटाएंगे कितना है? 4/5। ठीक है, 5 से 5 खत्म हो जाएगा। कितना बचेगा? ये 9/4 बचेगा और ब्रैकेट में कितना बचेगा? 1 माइनस के 1/5 की पावर n। ठीक है, ये आपका आंसर निकल के आएगा। देखिए कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपको? ये ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये सीरीज मतलब वो दे रखा है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे रखा है। इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको दिया है 99 इंटू 98 प्लस 85 डिवाइड बाई 7 इंटू 13 माइनस के 12 का स्क्वायर बराबर x। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है? बोर्ड मास का नियम निकालना है। बोर्ड मास का नियम कहता है पहले हमें भाग करना है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। उस हिसाब से हमें उसको सॉल्व करना है। तो देखिए ये आपका गुणा है तो इसको भी ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, 85 17 भाग करें कितना आएगा? 5। यहाँ कितना आएगा? 13 माइनस के 12 का स्क्वायर बराबर x। 99 गुणा 98 कितना होता है? तो ये हो जाता है आपका 9702 प्लस 13 पंजे 65 माइनस 12 का बार कितना होता है? 144।
ठीक है, 65 इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 9767 हो जाएगा, माइनस 144 कर दीजिए बराबर x। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, घटाएंगे इसको तो ये हो जाएगा 3 और 2 और ये आपका 96, यानी 9623 आपका आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। देखिए ये सवाल दे रखा है आपको, इसमें हमें जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, देखिए 1 4 3 पॉइंट वाली संख्या को जोड़ने का तरीका होता है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए, जैसे संख्या दे रखी है वैसे फिर लिख लीजिए। जैसे 143 है तो इसको हम लिख सकते हैं 143.0 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर आगे देखिए ये 14.3 है तो इसको ऐसे लिखिए 14.3, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, ठीक है। फिर 1.43 है तो इसको ऐसे रखिए, फिर 0.143 है इसको ऐसे रखिए, फिर 0.0143 है इसको ऐसे रखिए। इन सबको जोड़ना है तो जोड़ते रहिए, 3 का 3 आ जाएगा, 4 3 7, 4 3 7 और 1 8, और ये आपका 4 3 7 और 1 8, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 8 5 1 158.8873, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार के पास 3 अलग अलग गुणवत्ताओं का दूध है। पहली गुणवत्ता का दूध 609 लीटर है, दूसरी का 667 और तीसरी का 725 है। तो न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए किसकी, बोतलों की संख्या जिनमें विभिन्न गुणवत्ता वाले अलग अलग दूध को बिना मिलाए भरा जा सकता है। कुल मिला के जी आपका इसको SCF चाहिए, यानी 609 और 667 और 725, यानी वो बड़ी से बड़ा लीटर क्या होगा, बड़ी से बड़े माप वाला यंत्र कौन सा होगा जो इसको पूरा माप पाएगा। तो कुल मिला के इसका SCF चाहिए आपको, SCF निकालिए कितना आएगा, इसका SCF आएगा 29, ठीक है। कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा, 29 लीटर की बोतलें भरी जाएंगी। तो कितनी बोतलें भर जाएंगी, तो 609 में 29 लीटर कितनी बोतलें भर जाएंगी, तो आप कहेंगे 29 दूनी 58 और 21 बोतलें भर जाएंगी। ऐसे ही 667 में कितनी बोतलें भरेंगी, 29 से भाग करेंगे तो 23, और 725 में 29 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, तो ये जाएगा 25, ठीक है। कुल मिला कितनी बोतलें बन जाएंगी, तो इन सबको जोड़ लीजिए, 21 24 और ये हो जाएगा आपका 69, ठीक है 69। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 3 पदों का योगफल 93/40 है। यदि पहले पद और दूसरे पद के बीच का अनुपात 11/12 है और दूसरे और तीसरे के बीच का अनुपात 13/14 है, तो पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए मान लेते हैं 3 पद आपके ABC हैं, ठीक है। इनमें पहले और दूसरे का अनुपात दे रखा है 11 और 12, दूसरे और तीसरे का अनुपात दे रखा है 13 और 14। यदि हम संयुक्त अनुपात निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ 12 के सामने 12 लिख दीजिए और यहाँ पर 13 के सामने 13 लिख दीजिए। संयुक्त अनुपात निकालिए, 11 गुणा 13 कितना होता है 143, 12 गुणा 13 156 होता है, और 12 गुणा 14 होता है 168, ठीक है। इन तीनों की वैल्यू निकल के आएगी 43 156 168, ठीक है। तीनों का योगफल कितना दे रखा है 9340। इन सबको जोड़िए कितना आएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो 8 और 6 14 और 3 17, और ये हो जाएगा आपका 15 दूनी 30 और 16 46, 467 आएगा। तीनों का योग कितना आ जाएगा 467 यूनिट, जो कि एक्चुअल में किसके बराबर है 934, यानी कि 9340 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी 9340 में 467 से भाग कर दीजिए, जो कि कटेगा आपका 20 बार। पूछा क्या था, पहली और अंतिम के बीच का अंतर, पहला कितना 143, अंतिम कितना 168, इन दोनों बीच का अंतर कितना होगा 25 यूनिट का। 25 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछिए, एक की वैल्यू कितनी है 20, तो 25 की कितनी होगी 25 गुणा 20 यानी कि 500, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए इस टाइप क्वेश्चन मैंने 3-4 क्वेश्चन कराए हैं हर प्रैक्टिस सेट में, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद है आप इसका आंसर कमेंट करेंगे, जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर अजय वेतन का 20% भोजन पर खर्च करता है, 35% यात्रा पर, 25% मनोरंजन पर और आखिर में 4500 की बचत करता है, तो यात्रा पर खर्च की जाने वाली धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए मान लेते हैं कि जो अजय का कुल वेतन था वो कितना था 100 यूनिट था, जिसमें से उसने कितना खर्च कर दिया 20%, 35 और 25, यानी कि 20 और 55 और ये हो जाएगा आपका 80% उसने खर्च कर दिया। तो 100 का 80% क्या होता है 80 होता है, यानी 100 में से 80 खर्च कर दिया, कितना बचा उसके पास 20 यूनिट बचा हुआ है। लेकिन एक्चुअल में कितना बचा हुआ है तो 4500 बचा हुआ है।
तो 20 यूनिट की आपको वैल्यू दे रखी है कितनी, 45। ऐसे एक की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी आएगी 4500 बट्टे में 20, 2 से 2 खत्म और 2 से कट जाएगा आपका 225 बार। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 225। पूछा क्या था कि यात्रा पर कितना खर्च करता है, यात्रा पर कितना खर्च करता है, यात्रा पर 35% खर्च करता है। 100 का 35% 35 यूनिट होता है, तो आप यहाँ से 35 यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए, 225 गुणा 35, तो ये आ जाएगा आपका 35 पंजे 175, 17 हो जाएगा, 70 87 और 17 78, 78 75 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 860 रुपये में एक वस्तु को बेचता है और कुछ लाभ कमाता है। वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर उसे अर्जित लाभ के 13 गुना के बराबर हानि होती है। यदि वो 30% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे किस मूल्य पर वस्तु को बेचना चाहिए। देखिए इसका एक शॉर्ट तरीका है क्या, यदि हम मान लें कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, एक्स है, जब वो 30% लाभ पे बेचेगा तो कितने बेचेगा, एक्स का 130% पे बेचेगा। ठीक है, तो जो भी उसके क्रय मूल्य की वैल्यू होगी, आपको क्रय मूल्य तो चाहिए, तो आपको क्या चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए, तो जो भी उसका विक्रय मूल्य होगा वो किसके मल्टीपल में होगा, वो 13 के मल्टीपल में होगा। किसके मल्टीपल में होगा, 13 के मल्टीपल में होगा। इसका मतलब जो ऑप्शन आपका 13 से कटेगा वो आपका आंसर बनेगा। तो जब आप इसको चेक करोगे ऑप्शन को, तो एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो कि 13 से कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर बन जाएगा। अब आप इसको बेसिक समझिए। ठीक है, मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, एक्स है, जब वो 860 में बेच रहा है तो उससे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य। तो लाभ कितने का होगा, लाभ हो जाएगा 860 माइनस के एक्स का। ठीक है, और जब 300 में बेच रहा है तो उसे हानि होती है, तो हानि कितनी हो जाएगी, 300 माइनस के एक्स माइनस के 300। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य। ठीक है, ये लाभ है, ये हानि है। अब आपको बोला है कि जो लाभ है वो हानि के 13 गुना के बराबर है, जो हानि है वो लाभ के 13 गुना के बराबर है। अब हानि कितनी है, x माइनस के 300, जो किसके बराबर है, लाभ के, यानी 800 x के किसके बराबर, 13 गुना के बराबर। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका x माइनस के 300, 13 गुना इसमें कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 13 6 78 और 104 और 7 111। ठीक है, माइनस के 13x इधर आएगा, प्लस का 13x हो जाएगा, 13x और 1x ये 14x हो जाएगा, और 300 माइनस का इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 11 480। ठीक है, 14 से काटिए और ये हो जाएगा आपका 14 8 112, 2 बचेंगे, 14 दूनी 28 820। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 820 आ गई। ठीक है, पूछा क्या था आपसे, पूछा है विक्रय मूल्य कब 30% के लाभ पे बेचेंगे, तो 820 वाली चीज़ को जब हम 30% लाभ पे बेचेंगे कितने बेचेंगे, तो ये हो जाएगा 820 का 130%। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 13 गुणा कर दीजिए, इसमें 13 दूनी 26 और हासिल के 2, 13 104 और 2 106, 1066 आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी खिलौनों को 13% की हानि पर जब बेचा जाता है और 11% के लाभ पर जब बेचा जाता है तो दोनों के विक्रय मूल्य में 108 का अंतर आता है। तो लाभ प्राप्त करने के लिए 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचा जाना चाहिए। देखिए मान लीजिए वस्तु का जो क्रय मूल्य है CP कितना है, 100 यूनिट है, जब उसको हम 13% की हानि पे बेच रहे हैं तो कितने बेचेंगे, 13 के लॉस पे, 100 का 13% 13 ही होता है, 13 की हानि पे बेचेंगे तो इसको 87 में बेचेंगे। लेकिन जब इसको हम 11% के लाभ पे बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, तो 100 का 11% 11 ही होता है, तो कितना हो जाएगा 111 में इसको हम बेचेंगे। यानी पहले की तुलना में विक्रय मूल्य कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 87 और 111 का अंतर जो होगा वो कितना होगा, तो होगा आपका 24 यूनिट का। लेकिन एक्चुअल में वो कितने अधिक में बेच रहा है, तो 108 में अधिक में बेच रहा है, तो 24 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 108 के बराबर है। यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी जाएगी 108 बटे में 24। ठीक है, तो क्रय मूल्य यदि हम निकालना चाहें तो क्रय मूल्य कितना होगा। अच्छा, उससे पहले आप क्या करना है, हमें कितने % लाभ पे बेचना है, 12% के लाभ पर। तो जब हम 100 वाली चीज़ को 12% के लाभ पे बेचेंगे तो कितने बेचेंगे, आप कहेंगे 112 में बेचेंगे। ठीक है, तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 108 बटे 24, हमें 112 यूनिट की वैल्यू चाहिए क्योंकि विक्रय मूल्य चाहिए हमें, कितना हो जाएगा 108 बटे में 24 गुणा 112। ठीक है, 12 से काटिए 2 बार, 12 से कटेगा आपका 9 बार, 2 से कटेगा आपका 56 बार, 56 गुणा 9 होता है आपका 504।
जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। सी ऑप्शन एकदम आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने माल की कीमत को ऐसे अंकित करता है कि 25% की छूट देने के बाद भी वह 20% का लाभ कमाता है। वस्तु अंकित मूल्य क्या होगा यदि क्रय मूल्य दे रखा है आपको 21,900। देखिए, जब आपको छूट दे रखी हो और लाभ दे रखा हो और अंकित मूल्य और क्रय मूल्य की बात करें तो आपको एक फॉर्मूला याद करना है। क्या? क्रय मूल्य यानी CP/MP, क्रय मूल्य बटे में अंकित मूल्य बराबर 100 माइनस के डिस्काउंट यानी कि छूट परसेंटेज बटे में 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है। डी क्या है? डिस्काउंट यानी छूट है। पी क्या है? प्रॉफिट यानी कि लाभ है। ठीक है। अब आपको इसमें CP दे रखा है, MP में पूछा है, डिस्काउंट दे रखा है 25% का, लाभ दे रखा है आपको 20% का। बिल्कुल रख दीजिए 21,900 बटे में MP हमें निकालना है 100 माइनस के डिस्काउंट कितना है 25 का और प्रॉफिट कितना है तो आप कहेंगे 120 का। ठीक है। इसको आगे सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 21,900 बटे में MP बराबर 75 बचे ऊपर, नीचे 120 हो जाएगा। 15 से 5 बार काटिए, 15 से 8 बार काटिए, 5 से कट जाएगा आपका ये 438 पे एक 0 और 8 का गुणा हो जाएगा, MP का गुणा इधर हो जाएगा तो MP बराबर हो जाएगा यानी मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा 8 गुणा 4380। गुणा कर लीजिए 8 64 और 38 24 36 832 और 3 35 0 40 आपका राइट आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो भी आपके लिए कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन में आपको कई करा चुका हूँ। ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस टाइप क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर कितनी है? 3% है। अगले 3 वर्षों के लिए 8% है और 5 वर्ष से अधिक के लिए 10% है। यदि एक व्यक्ति 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 1520 रुपये मिलता है, यानी यदि एक व्यक्ति को 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 1520 रुपये मिलती है तो उसने कितना पैसा जमा किया था? ठीक है, हमें मूलधन निकालना है। देखिए, पहले 2 साल के लिए दर कितनी है? 3%। 3% का मतलब क्या है? एक साल में 100 रुपये पे 3 रुपये ब्याज मिल रहे हैं। 2 साल में कितना मिल रहा होगा आपको? 100 रुपये पे ब्याज, तो आप कहेंगे 6 ब्याज मिल रहा होगा। देखिए, 3% का मतलब होता है 100 रुपये पे 3 रुपये ब्याज। कितने साल का? 1 साल का। तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 6% उसका ब्याज हो जाएगा। ऐसे ही अगले 3 साल के लिए दर क्या है? 8%। 1 साल का दर 8% है, 3 साल के लिए दर कितना बन जाएगा? 8 या 24% का। यानी अगले 3 साल के जो ब्याज मिलेगा वो कितना परसेंट मिलेगा? 100 रुपये पर 24% के हिसाब से मिलेगा। और फिर 2 और 3 5 साल तो हो गए। 5 साल से अधिक के लिए कितना परसेंट दर है? 10%। और कुल समय कितना है? 6 वर्ष, यानी 1 साल और जुड़ेगा तो 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा? 10% मिल जाएगा। इन कुल मिला के आपको जो ब्याज मिल रहा है कितने परसेंट मिल रहा है? तो 6 और 24 30 और 10 40% आपको ब्याज मिल रहा है। कितने पे? 100 पे, जो कि आपको एक्चुअल में किसके बराबर दे रखा है? 1520 के बराबर दे रखा है। चाहिए क्या हमको? मूलधन चाहिए। मूलधन कितना होता है? 100। तो 40% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 1520 बटे में 40 गुणा 100। ठीक है, 0 से 0 खत्म। ये हो जाएगा आपका 38 गुणा 100 यानी कि 3800। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक राशि 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत अपने आप की दोगुनी हो जाती है, तो कितने साल में वो अपने आप की 2048 गुना हो जाती है? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैंने आपको 8 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ और हर प्रैक्टिस सेट में आपको इस तरह का सवाल था। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 2 वर्ष के लिए 25,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दे रखा है 250। तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। देखिए, 2 वर्ष के लिए जब CI और SI का अंतर दे रखा हो तो फॉर्मूला क्या लगता है? 2 वर्ष के लिए अंतर दे रखा हो CI SI का फॉर्मूला क्या लगता है? अंतर बराबर होता है P इंटू R/100 की पावर 2। R/100 की पावर 2। P क्या है? मूलधन। R क्या है? दर। अंतर कितना दे रखा है? 250। P कितना दे रखा है? 25,000। R हमें निकालना है, बटे में 100 कर दीजिए और उसका वर्ग हो जाएगा। 250 से कटेगा एक बार, 250 से कटेगा ये 100 बार, तो हो जाएगा 1 बटे में 100 का इधर ले आइए, इधर हो जाएगा R बटे 100 का वर्ग। तो इसको लिख सकते हैं R गुणा R बटे में 100 गुणा 100। 100 से 100 खत्म, 100 का गुणा इधर हो जाएगा तो 100 बराबर R स्क्वायर है ना। तो R की वैल्यू कितनी जाएगी? 100 का वर्गमूल यानी कि 10 आ जाएगी। दर कितनी परसेंट की है? तो 10% की दर है। ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, हरि, जना एवं कार्तिक एक साझेदारी शुरू करते हैं। हरि पूर्ण पूंजी का 1/3 हिस्सा लेता है, जबकि जना की उतनी ही हिस्सेदारी जितनी कि हरि और कार्तिक की मिलाकर हिस्सेदारी है। यदि वर्ष के अंत में 1,11,000 का लाभ होता है तो कार्तिक को कितना धन प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए 3 व्यक्ति हैं, हरि, जना और कार्तिक। 3 व्यक्ति हैं। जो हरि है वो पूर्ण पूंजी का 1/3 हिस्सा देता है। यानी हरि कितना लगाता है, 1/3। यदि हम पूर्ण पूंजी 3 मान लें तो 3 का 1/3 कितना हो जाएगा, 3 का 1/3 हो जाएगा 1। यानी हरि कितना हिस्सा लगा रहा है, 3 में से 1 हिस्सा लगा रहा है। ठीक है, और जो जना है, जना की उतनी ही हिस्सेदारी है जितनी हरि और कार्तिक की मिलाकर हिस्सेदारी है। हरि और कार्तिक की दोनों को मिलाकर जितनी हिस्सेदारी उतनी हरि और कार्तिक की मिलाकर जितनी हिस्सेदारी उतनी किसकी है, जना की। यदि मैं मान लूँ कि कार्तिक ने कितना हिस्सा लगाया, अपना x यूनिट हिस्सा लगाया। ठीक है, तो जना ने कितना लगाया होगा, हरि और कार्तिक को मिला के, यानी इसने लगाया होगा 1 + x। ठीक है, यही बोला है कि जना की जो उतनी ही हिस्सेदारी जितनी हरि और कार्तिक की मिलाकर है। हरि और कार्तिक की मिलाकर किसके बराबर है, जना के बराबर। और इन तीनों का कुल हिस्सा कितना है, 3 यूनिट के बराबर है। तो 1 + 1 + x + x = 3। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आएगी, 1 + 1 कितना जाएगा, 2 + के 2x = 3। 2 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर 1 बचेगा, तो 2x = 1, x = 1/2। ठीक है, x क्या था, कार्तिक का हिस्सा। यानी कार्तिक कितना हिस्सा लगाता है, तो कार्तिक लगाता है 1/2। और तो इस हिसाब से जना का कितना हो जाएगा, 1 + 1/2 यानी कि 3/2 जना का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखिए, कुल हिस्सा कितना था, 3 यूनिट था। 3 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू दे रखी थी आपको 1,11,000। ठीक है, देखिए ये दे रखी है, इसमें से पूछा किसका था, कार्तिक का हिस्सा। 3 यूनिट की कुल वैल्यू है 1,11,000। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 का भाग कर देंगे तो 37,000। पूछा किसका था, कार्तिक। कार्तिक का हिस्सा कितना है, 1/2। 1/2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 37,000 का आधा। ठीक है, यानी कि 18,500। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिएगा, 39 दूरसंचार टावरों की औसत ऊंचाई 282 मीटर है। यदि पहले 19 दूरसंचार टावरों की औसत ऊंचाई 280 मीटर है और अंतिम 19 की 284 है, तो बीच में टावर की औसत ऊंचाई बताइए। देखिए कल भी मैं सेक्ट में आपको एक क्वेश्चन कराया था, दोबारा देख लीजिए। 29 टावर की कितनी है, 282। पहले 19 की है 280, अंतिम 19 की है 284। आपको 20वां पूछा है। देखिए सभी कितनी थी, 282 थी। 39 की 282 का मतलब हर प्रत्येक टावर की जो औसत ऊंचाई है वो आप 282 मान सकते हैं। प्रत्येक टावर की आप जो ऊंचाई है वो कितनी मान सकते हैं, 282 मान सकते हैं। पहले 19 की कितनी है, 280, यानी मेन औसत से कितना कम है, 2 यूनिट कम है। तो कुल कितना कमी हो जाएगी, 1 पे 2 की कमी आ रही है, तो 19 टावरों में कितनी कमी हो जाएगी, 19 से गुणा कर देंगे तो 38 की कमी आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही जो बाद वाले 19 है उनमें मेन टावर से कितना अधिक है उसकी ऊंचाई, तो आप कहेंगे 2 यूनिट अधिक है। 282 284 कितना अधिक है, 2 यूनिट अधिक है। तो कुल योग में कितने का अंतर आएगा, 19 दूनी 38, आपका क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले 19 में 38 की कमी आ रही है, बाद के 19 में 38 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो जो 20वां टावर होगा वो कितना होगा, 2 से 282 तो होना ही पड़ेगा जितना मेन औसत है, प्लस जो इनका अंतर आएगा, जो इनका डिफरेंस आएगा। डिफरेंस कितना आएगा, ये माइनस का है प्लस का है, तो अंतर तो कुछ आएगा नहीं, कितना आएगा, 0। कुल मिला के जो 20वां टावर होगा वो कितना होगा, 282 मीटर का ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिएगा, 31 मैचों में धोनी का औसत 31 रन है, तो वो 32 में यानी अगले अपने औसत में 2 रनों की वृद्धि करना चाहता है, तो उसके लिए अगले मैच में कितने रन बनाएगा। देखिए यदि वो 31 मैच में उसका औसत कितना है, 31 ही है, यानी वो 32वें मैच में यदि 31 रन ही बनाता है तो उसका औसत 31 ही रहेगा। लेकिन उसको 2 की वृद्धि करनी है, तो 2 की वृद्धि करने के लिए उसे कितने एक्स्ट्रा रन बनाने पड़ेंगे, तो 32वें मैच में उसे 31 तो बनाने ही पड़ेंगे, जो कि आपके पहले औसत के बराबर है, प्लस कितने एक्स्ट्रा रन बनाने पड़ेंगे, जिससे कि हर एक मैच में 2 की वृद्धि हो। तो 2 की वृद्धि करनी है और मैच कितने हो जाएंगे, अब तक 32 मैच हो जाएंगे। ठीक है, कुल मिला कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, 31 + 32 दूनी 64, कुल मिला कितना हो गया आपका 95। यानी कि उसको 32वें मैच में कितने रन बनाने पड़ेंगे, 32वें मैच में उसको 95 रन बनाने पड़ेंगे,
जिससे कि प्रत्येक मैच में उसके औसत में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 2 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, यदि वो 32वें मैच में 31 रन बनाता तो उसके औसत में कोई वृद्धि नहीं होती, लेकिन 32वें मैच में उसे 32वें मैच में 2 की वृद्धि करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे 31 रन तो बनाने ही पड़ेंगे, प्लस कितने एक्स्ट्रा रन और बनाने पड़ेंगे, तो 2 गुणा 32। ठीक है, यानी कि कुल मिला के 95 रन उसे बनाने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है ए एक कार्य को 90 दिनों में कर सकता है, बी 135 और सी 180 दिनों में। ठीक है, जैसे ए कर सकता है 90 दिन में, बी कर सकता है 135 दिन में और सी कर सकता है 180 दिनों में। ठीक है, फिर कह रहा है कि पहले शुरुआत करता है ए, फिर बी और सी करते हैं, फिर सी और ए करते हैं तीसरे दिन, और ये चक्र दोहराया जाता है, तो कुल कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 90, 135 और 180 का एलसीएम कितना आता है, 540। ठीक है, अब देखिए 90 दिन में 540 यूनिट काम कर रहा है, टोटल काम कितना होता है, इनके एलसीएम के बराबर होता है। तो टोटल काम हमने कितना मान लिया, इनका एलसीएम यानी 540 यूनिट मान लिया। चूँकि ये 90 दिन में 540 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 540 में 90 से भाग कर दीजिए, 6 यूनिट काम कर रहा होगा। ऐसे ही 135 दिन में 540 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 4 यूनिट, और ये आपका 3 यूनिट हो जाएगा। अब शुरुआत कौन करता है, तो ए करता है, यानी पहले दिन कौन आएगा, ए आएगा, और एक दिन में कितना काम करेगा, 6 यूनिट। दूसरे दिन कौन आएगा, बी और सी आएंगे, बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 और 3 7 यूनिट। ऐसे तीसरे दिन कौन आएगा, तीसरे दिन आएगा सी और ए, 3 और 6 9 यूनिट काम करेंगे। कुल मिला के इन्होंने 3 दिन में कितना काम कर दिया, 6 और 7 13 और 9 22 यूनिट काम कर दिया। यानी 3 दिन का आपका एक सर्कल बन गया, एक चक्र बन गया, यानी एक चक्र 3 दिन का है, और कितना काम हो रहा है, टोटल 22 यूनिट काम हो रहा है। और हमें काम करना कितना है, 540 यूनिट काम करना है। तो ऐसे कितने सर्कल चक्र बन जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें 22 से भाग कर देंगे, 540 में 22 से भाग करेंगे, तो कितनी बार पूरा पूरा कर जाएगा ये, तो 22 दूनी 44, 10 बचेंगे, और 22 चौक 88। ठीक है, यानी 12 आपका दिन शेष पर बच जाएगा, और 24 चक्र आपके पूरे पूरे बन जाएंगे। एक चक्र 3 दिन का है, तो 24 चक्र कितने दिन के बराबर होगा, 24 तिया 72 दिन के बराबर होगा, और कुल मिला के 72 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो ये आपका 528 काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 12 दिन शेष रह जाएगा, तो 528 काम आपका हो चुका होगा, कितने दिन में, 72 दिन में। अब काम कितना बचा हुआ है, 12 काम बचा हुआ है। इस काम को कौन करेगा, तो फिर अगले चक्र में कौन आएगा, सबसे पहले ए आएगा, और ए एक दिन में कितना काम करेगा, ए एक दिन में कर देगा 6 काम। कितना काम और बच गया, अब 6 काम हो चुका 12 में से, तो 6 काम और बचा, उस काम को कौन करेगा, बी और सी। और एक दिन में बी और सी मिलकर 7 काम करते हैं, लेकिन करना कितना है, 6 काम, तो कितना समय लगेगा, तो 6/7 समय और लग जाएगा। ठीक है, क्लियर, कितना समय लगेगा, 6/7 समय और लग जाएगा। 6 काम को करने में कितना समय लग जाएगा, तो 6/7 दिन का समय और लग जाएगा। कुल मिला कितना समय लग गया, 72 1 73 73 से ही 6/7 दिन का समय लग जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए 1695 दिनों में एक कार्य करता है, बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। 25% अधिक कुशल होने का मतलब क्या है, 25% का आपको पता है भिन्न कितना होता है, 1/4, यानी 4 से 1 अधिक कुशल है। कौन अधिक कुशल है, बी। यदि हम ए और बी की बात करें, क्षमता की बात करें, एफिशिएंसी की बात करें, रेशियो की, तो कितना आएगा, तो बी अधिक कुशल है, यानी यदि ए की क्षमता 4 है तो बी की क्षमता कितनी होगी, 1 अधिक, यानी कि 5 होगी। ठीक है, तो यानी ए एक दिन में 4 काम करता है, तो बी एक दिन में 5 काम करता है, और बी पूरा काम कितने दिन में खत्म कर देता है, सॉरी ए पूरा काम कितने दिन में खत्म करता है, 1695 दिनों में खत्म करता है। तो पूरा काम होगा कितना, पूरा काम होगा आपका, एक दिन में ए करता है 4 यूनिट काम, और कितने दिन काम करता है, 1695 दिन काम करता है। कुल काम कितना हो गया, 4 गुणा 1695। अब इस काम को कौन करेगा, बी करेगा, तो बी कितने दिन ले लेगा, तो इस पूरा काम ये है, और एक दिन में करता है 5 यूनिट, तो कितना समय लग जाएगा, 5 से भाग कर दीजिए, 5 से भाग करेंगे तो 5 से 15, 5 से 15, 5 में 45, 4 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 4 में 36, और 4 12 3 15, और 4 12 13, 1356 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, देखिए क्वेश्चन है 775 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और 60 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है, तो सुरंग की लंबाई बताइए। देखिए जब भी कोई ट्रेन है जो सुरंग को पार करेगी, तो कितनी दूरी चलनी पड़ेगी उस ट्रेन को, तो सुरंग की लंबाई प्लस अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलनी पड़ेगी। यानी कुल मिला के दूरी कितनी चलनी पड़ेगी ट्रेन को पार करने के लिए,
यानी जो ट्रेन है उसको इस सुरंग को पार करने के लिए कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, तो अपनी लंबाई यानी 775 मीटर प्लस ट्रेन की सुरंग की लंबाई को मान लेते हैं एक्स और प्लस एक्स मीटर, कुल मिला के इतनी दूरी उसको तय करना पड़ेगा, तब जाके ये सुरंग आपकी पार होगी। और किस चाल से पार करेगा, तो चाल क्या है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, 5/18 से गुणा करके, 18 से 6 × 6 × 5 = 30, यानी 30 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल हो जाएगी। और समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है उसको पार करने में 60 सेकंड। ठीक है, अब आपने फॉर्मूला पढ़ाई है, दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणा समय, दूरी बराबर होता है 4 गुणा समय। ठीक है, दूरी कितनी दे रखी है आपको 775 प्लस के एक्स, चाल कितनी है 30 है, समय कितना है 60, 30 × 60 कितना हो जाएगा 1800। एक्स निकालना है हमें, तो एक्स कितना हो जाएगा 1800 में से 775 हटा दीजिए, 1025 आपका क्या निकल के आ जाएगा एक्स। एक्स क्या था हमारा सुरंग की लंबाई 1025। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, दो स्थान ए और बी है जो कि एक दूसरे से 3710 किलोमीटर की दूरी पर है। ए से बी के लिए एक रेलगाड़ी निकलती है, उसी समय बी से ए के लिए दूसरी रेलगाड़ी निकलती है। दोनों रेलगाड़ियाँ 35 घंटे बाद मिलती हैं। यदि ए से बी की तक जाने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 35 किलोमीटर प्रति घंटा तेज़ है, तो तेज़ वाली रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या काम करता है, जैसे मान लीजिए ये दोनों स्थान है, इनके बीच की दूरी दे रखी है 3710 किलोमीटर। ठीक है, एक रेलगाड़ी इधर से चलेगी, एक रेलगाड़ी इधर से चलेगी। मान लीजिए यहाँ पे कहीं स्थान पे जाके ये मिलती हैं, जब यानी ये ट्रेन यहाँ मिलेगी, ये ट्रेन आपकी यहाँ पहुँचे, कुल मिला के इन दोनों ने ये पूरी दूरी को कवर कर लिया होगा। और इस दूरी को कवर करने के लिए कितना समय लगा इनको, 35 घंटे का समय लगा। जब ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत जाती हैं तो इनकी सापेक्षिक चाल क्या होती है, जुड़ जाती है। मान लेते हैं इसकी चाल कितनी है एस है, S1 है, और इसकी चाल क्या है S2। तो ये किस चाल से एक दूसरी तरफ चलेंगे, तो ये चलेंगे आपकी S1 प्लस S2 की चाल से। ठीक है, और इनकी चाल होगी कितनी, तो आप निकाल सकते हैं कि 35 घंटे में इन्होंने कितनी दूरी तय कर ली है, 3710 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। तो इनकी चाल कितनी बनेगी, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, 3710 बट्टे में 35, तो ये हो जाएगा 35 × 35 0 और 35 छक्के 210, यानी 106 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ। ठीक है, अब फिर कह रहा है कि जो तेज़ गति वाली ट्रेन है और जो धीमी गति वाली ट्रेन, दोनों की गतियों के बीच का अंतर कितना है 35 किलोमीटर का अंतर है। तो आप यहाँ से S1 माइनस के S2 निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 35 किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। S1 प्लस S2 दे रखा है 106, S1 माइनस S2 निकल के आया 35 किलोमीटर। हमें चाहिए क्या तेज़ गति, तेज़ गति कौन सी होगी इसमें पहली वाली, क्योंकि तभी तो हम घटा रहे हैं तो प्लस का वैल्यू निकल के आ रही है, इसका मतलब पहली वाली वैल्यू चाहिए हमें। तो S1 हम कैसे निकाल सकते हैं, A प्लस बी ए माइनस के बी। जब इस तरह का समीकरण दे रखा होता है तो हम पहली वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों का योग करके आधा करते हैं। तो 106 प्लस के 35 बटे में 2, 141 बटे में 2 यानी कि 70.5। ठीक है, तेज़ गति वाले की चाल कितनी होगी 70.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए 4 अलग अलग कंपनियाँ दे रखी हैं ABCD, जिनके निवेश टर्नओवर और लाभ का डेटा दिया हुआ है। आपको पूछा क्या, दी गई 4 कंपनियों में किसका लाभ अनुपात सबसे अधिक है। लाभ अनुपात सबसे अधिक निकालना है। लाभ अनुपात का मतलब क्या है, लाभ बट्टे में निवेश। अब देखिए D, C, B और A 4 कंपनियाँ दे रखी है, लाभ अनुपात हमें निकालना है। लाभ अनुपात का फॉर्मूला क्या है दे रखा है, लाभ बट्टे में निवेश। सबसे पहले हम निकालते हैं D कंपनी का लाभ और निवेश का रेशियो निकालिए। लाभ कितना है 42 और निवेश कितना है 42। ठीक है, लाभ 42 है और निवेश भी कितना है 42 ही है। तो यदि हम लाभ रेशियो की बात करें तो डी में लाभ कितना है, डी में लाभ है 4.2 और निवेश कितना है 4.2, तो इनका रेशियो कितना बनेगा 1 बनेगा। ऐसे सी में कितना है 2.1 लाभ है और निवेश भी कितना है 2.1, तो इनका रेशियो कितना बनेगा 1। बी में देखिए, बी में लाभ है 8 और निवेश है 4, कितना बन जाएगा इनका 2। और ए में कितना है, लाभ है आपका 10 और निवेश कितना है आपका 2, तो इनका कितना बनेगा 5। हमें चाहिए क्या था, सबसे अधिक चाहिए था, सबसे अधिक किसका आ रहा है ए वाले का आ रहा है। ठीक है, ए किस कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में आपको ए वाला दे रखा है। इस तरह से सी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यही क्वेश्चन है इस टाइप का। इसका दूसरा क्वेश्चन पूछा है, इसमें पूछा है कि
कंपनी डी के टर्नओवर का कितना प्रतिशत सी का लाभ है। कंपनी डी का टर्नओवर कितना है, तो कंपनी डी का टर्नओवर है 8.4 और कंपनी सी का लाभ कितना है, कंपनी सी का लाभ है आपका 2.1। पूछा है कि जो डी के टर्नओवर का कितना परसेंट सी का लाभ है, यानी 2.1 जो है वो 8.4 का कितना परसेंट है, गुणा कर दीजिए 100 का। इससे आपका 4 बार कटेगा, 4 से आपका 25 बार कटेगा, कितना परसेंट निकल के आएगा, तो 25% आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होता है। ऑप्शन दे रखे, उनकी तदनुरूपी भुजाओं के अनुपात बराबर। दूसरा ऑप्शन है उनकी तदनुरूपी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर और भुजाओं के घन के बराबर, या फिर उनके उच्चत्व के अनुपात के बराबर। देखिए, दो समरूप त्रिभुज यदि कोई है, जैसे मान लीजिए एक आपका ये है, इसको ABC मान लीजिए और ये आपका PQR मान लीजिए, PQR। ठीक है, तो यदि इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो इन संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। यानी कि यदि मान लीजिए इसका एरिया आपका A है, इसका एरिया कितना है, B है। ठीक है, तो इनका जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, तो A अपॉन जो B होगा वो किसके बराबर होगा, इन संगत भुजा AB का वर्ग बटे में PQ का वर्ग। ठीक है, A अपॉन B का जो रेशियो होगा वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। ठीक है, समरूप त्रिभुज के केस में ये वाली बात होती है। क्लियर हुआ, आपका ऑप्शन नंबर जो B है वो आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक आयताकार कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है 15, 10 और 12। इसमें एक दरवाजा दे रखा है 6x4 का और 2 खिड़की दे रखी है 5x5 की। 14 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से दरवाजा छोड़ना है हमें, खिड़की छोड़नी और छत और फर्श छोड़ना है कि कमरे की आंतरिक दीवार पर रंगाई करने का खर्च कितना होगा। देखिए हमें कौन कौन सी चीज़ें छोड़नी, दरवाजा और खिड़की, छत और फर्श। ठीक है, यानी कुल मिला के हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है। जिसमें कि लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई दे रखी है 15, चौड़ाई 10, ऊंचाई दे रखी है आपको 12। कुल मिला के चारों दीवार क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 2 गुणा 25 गुणा 12। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 50, 600 आपका वर्ग फुट आपका क्षेत्रफल निकल के आया किसका, चारों दीवारों का। अब चूंकि दीवारों पे आपकी 2 खिड़कियाँ भी दे रखी हैं और एक दरवाजा भी है उसी दीवार में, तो ये क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कितना माइनस करेगा, एक दरवाजे का क्षेत्रफल, दरवाजे का क्षेत्रफल कितना होगा, 6x4, 6 फुट लंबा है, 4 फुट चौड़ा है, तो 6 चौक 24 यूनिट आपका दरवाजे का कम हो जाएगा इसमें से। और 2 खिड़की हैं कितनी की, 5x5 की, यानी 25 और 2 खिड़कियाँ 25 दूनी 50 वर्ग फुट आपका खिड़की का कम हो जाएगा। कुल मिला के पेंट के लिए कितना क्षेत्रफल बचेगा, तो 600 में से ये दोनों माइनस कर दीजिए, तो ये बचेगा आपका 526 वर्ग फुट। ठीक है, ये क्षेत्रफल बचेगा जो इस पर हमें पेंट कराना है। और एक वर्ग फुट का खर्चा कितना है, 14 रुपये, तो 526 वर्ग फुट का खर्चा कितना हो जाएगा, 14 गुणा 526 गुणा कर लीजिए, 14 के 4 हासिल के 8, 14 में 28, 28 और 8 36 हासिल के 3, 14 में 17 और 3 73, 73 64 आपका कितना खर्चा आएगा, ऑप्शन नंबर A। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। एक आदमी 60 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रिट खरीदता है, उसमें पानी मिलाता है, फिर उसे 75 रुपये के हिसाब से बेचता है, जिससे उसे 37.5% का क्या होता है, लाभ होता है। तो स्प्रिट का पानी से अनुपात बताइए, स्प्रिट और पानी का अनुपात हमें निकालना है। देखते हैं इसे। देखिए लाभ कितने परसेंट का हो रहा है, 37.5% का। 37.5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 37.5% का फ्रैक्शन होता है 3/8। 3/8 का मतलब क्या है, 8 की चीज़ 3 के लाभ पे बेची जा रही है, तो कितनी बेची जा रही होगी, आप कहेंगे 11 यूनिट पे बेची जा रही होगी। लेकिन एक्चुअल में कितनी बेची जा रही हो, 75 यूनिट पे 75 रुपये में बेची जा रही है। तो इसका हम क्रयमूल्य निकालना चाहें कितना आएगा, तो देखिए 3/8 क्या था, 37% का, 37.5% का रेशियो था। 8 की चीज़ 3 के लाभ पे बेची जा रही है, यानी कि 11 यूनिट में बेची जा रही है, जो कि एक्चुअल में 75 रुपये में बेची जा रही है। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 75। तो यदि हम क्रयमूल्य निकालना चाहें 8 यूनिट, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 75/11 गुणा 8, यानी कि 600/11। ठीक है, ये उसका क्रयमूल्य निकल के आएगा। अब देखिए इसमें एलिगेशन कैसे लगाएंगे, तो देखिए कितने में खरीदी उसने, 60 में खरीदी। स्प्रिट का मूल्य कितना है, 60 रुपये, और मिलाया क्या जा रहा है इसमें, पानी का मूल्य कितना माना जाता है, 0 माना जाता है। और कुल मिला के ओवरऑल मूल्य कितना बन गया इसका, तो 600/11।
एलिगेशन लगा दीजिए, इन दोनों का अंतर यहाँ आएगा और इन दोनों का अंतर यहाँ आएगा। इन दोनों का अंतर करेंगे तो ये आपको 600 में 11 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर करेंगे तो देखिए 11 छक्के 66, यानी 660 में से 600 घटाएंगे तो 60/11 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो निकाल लीजिए, 11 से 11 खत्म, 60 से 1 बार, 60 से 10 बार, क्या रेशियो निकल के आया? 10:1 निकल के आया। ठीक है, ये स्पीड की वैल्यू थी, ये पानी की थी, दोनों का रेशियो कितना हो गया? 10:1 हो गया। यही आपसे पूछा था, 10:1। ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कथन और निष्कर्ष वाला। कथन कह रहा है कुछ लड़कियां लड़के हैं, कुछ लड़की क्या है? लड़के हैं। ठीक है, इस तरह से बनेगा डायग्राम। फिर कह रहा है सभी लड़के पुरुष हैं, सभी लड़के क्या हैं? पुरुष हैं, इस तरीके से बन जाएगा। फिर कुछ पुरुष महिलाएं, कुछ पुरुष क्या हैं? आपका महिलाएं। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है इसका। पहला निष्कर्ष है कुछ लड़कियां पुरुष हैं, कुछ लड़की पुरुष वाले गोले में आ रही है ना, इस तरह से इसमें आ रही है, तो पहला निष्कर्ष आपका सही है। कुछ महिलाएं लड़के हैं, कुछ महिलाएं लड़के हैं, तो महिलाओं का लड़के से गोला नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। पहला निष्कर्ष निकल रहा, पहले निष्कर्ष के लिए कौन सा ऑप्शन सही होता है? ए किसमें दे रखा है आपको? ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, 29वां क्वेश्चन भी आपको खुद करना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 30, इसका आपको क्या बताना है? दर्पण प्रतिबिंब बताना है। आईना रखा हुआ है, आईना आपका ये लिखा हुआ, इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो किस तरीके से बनेगा वो हमें निकालना है। तो देखिए आप ध्यान रखिएगा, इसकी जो लाइनें हैं वो इधर साइड में जा रही हैं, तो दर्पण प्रतिबिंब में लाइनें किधर दिखेंगी? आपको इधर दिखेंगी, यानी इस तरह से एक आपका चौकोर वाला हिस्सा बना होगा। ठीक है, जिसमें फिर एक अंदर चौकोर वाला हिस्सा और बना होगा, और ये जो लाइन इधर जा रही है बीच वाली, वो लाइन किधर जाएगी? इधर जाएगी, इस तरीके से होगी। और ये जो लाइन के साथ दिखेगी, तो ये जो लाइन, ये वाला जो बना हुआ डायग्राम है, ये वाला, ये आपको इधर बनेगा होगा। इस तरीके से बताता हूँ मैं थोड़ा सा किस तरीके से बना होगा, तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, चलो एडजस्ट कर लेना आप लोग। ठीक है, अच्छा ये जो इधर बना हुआ है वो आपके इधर साइड में बना हुआ, मैंने गलत बना दिया। ये जो लाइन इधर जा रही है वो आपकी इधर आएगी, इस साइड में। ठीक है, थोड़ा आप लोग समझदार हो गए तो आप समझ में आ जाएगा, इधर नहीं आएगा, ये इस साइड में आएगा। क्लियर है? ठीक है, अब मैं इसका ऑप्शन दिखा देता हूँ, आप ऑप्शन देख के बताना जरा कौन सा ऑप्शन आपको सही बनेगा। ठीक, देखिए ये ऑप्शन है आपके, इनमें से बताइए जरा कौन सा आंसर सही बनेगा। तो मैंने आपको बताया था कि वो जो लाइन है वो इधर साइड में जाएगी, तो इसमें है, लेकिन जो ब्लैक वाला ऊपर नहीं होगा तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। ब्लैक वाला नीचे साइड में आएगा और इधर नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। जो लाइन है वो इस साइड में जाएंगी, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता हमारा। एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, देखिए ये आपका एक शब्द दे रखा है, इसको मिला के हमें इनमें से कौन सा शब्द इसमें बन सकता है ये हमें पूछा है। अब इसको देख के समझ में आ ही गया होगा आपको कौन शब्द होगा ये, तो कौन शब्द है आपका? ये डिक्शनरी शब्द है, सिंपल सा है, आपको देख के समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिएगा, EFICDGPQT, आगे क्या आएगा? देखिए EF क्या है? लगातार है, फिर I तक जाने के लिए F से कितना जोड़ा गया है? आप कहेंगे 3 प्लस किया गया है। COD लगातार है, D से G तक जाने के लिए 3 प्लस किया गया है। PQ लगातार है, Q से T तक जाने के लिए 3 प्लस किया गया है। तो आगे जो संख्या आएगी वो दो तो लगातार आएंगे, फिर आगे +3 किया गया है। तो A और B लगातार है, M और M लगातार नहीं आते, ये नहीं होगा। K और M लगातार नहीं होता, ये भी नहीं आएगा। U और B लगातार आते हैं। ठीक है, B से G तक जाने के लिए कितना जोड़ना चाहिए? हमें 3 जोड़ना चाहिए, लेकिन इसमें कितना जोड़ा गया है? तो इसमें 5 जोड़ा गया है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा हुआ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन है, और ये आपके पूरे 8 प्रैक्टिस सेटों में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, तो उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे। इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताना, जो भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे वो नंबर के साथ बताना है कौन से क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, देखिए ये आपको दे रखा है मॉइस्चर का संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा? देखिए इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है, देखिए इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है, जो MON है इसको क्या किया? उसको उल्टा कर दिया है, NOM कर दिया है, और जो बीच वाला S है इसको मैं क्या किया? प्लस का 1 किया है, S+1 T हो जाएगा। फिर जो TE आ रहा है उसको क्या कर दिया? उल्टा कर दिया है, RET हो गया है। ठीक है,
ऐसे इसका संबंध बना सकते हैं हम। एच ई ए का उल्टा करेंगे तो ए ई एच आएगा, ए ई एच, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। फिर एल में क्या करना है, +1 करना है। एल +1 कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा, जो कि आपको इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है। फिर टी एच बाई को उल्टा करेंगे तो बाई एच टी आएगा, बाई एच टी किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, एक लड़का एक मैदान में उत्तर पूर्व दिशा में खड़ा है। उत्तर पूर्व दिशा कौन सी होती है, जैसे मान लीजिए आपको ये है, ये आपकी ईस्ट होती है, ये वेस्ट होती है, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो उत्तर पूर्व कौन सी होती है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की, यानी ये होती है उत्तर पूर्व, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा हुआ है। फिर कह रहा है कि वो लड़का 75 अंश से दाहिनी तरफ घूमता है, दक्षिणावर्त घूमता है, और फिर 155 अंश से वामावर्त घूमता है। तो पहले तो 65 डिग्री इधर घूमेगा, फिर 155 डिग्री बाईं तरफ घूमेगा। कितना घूमने का, तो 155 में से 65 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। कुल मिला के जो बाईं तरफ कितना घूमेगा, तो बाईं तरफ वो 90 डिग्री घूमेगा। पहले 65 डिग्री दाईं तरफ घूमेगा, फिर उसमें से 155 डिग्री जब वापस करेंगे तो कुल मिला के यहाँ से कितना पड़ेगा, तो यहाँ से वो 90 डिग्री ही घूमेगा, ठीक है। तो ये दिशा कौन सी होगी, नॉर्थ और वेस्ट के बीच की, उत्तर पश्चिम। अब पूछा कि आप किस दिशा की ओर उसका मुँह है, तो उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर उसका मुँह है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, देखिए पाई चार्ट दे रखा है आपको, विभाग दे रखे हैं। आपसे पूछा कि आईटी और सीएससी विभाग में विद्यार्थियों की संख्या बताइए। टोटल संख्या कितनी है, 14,400। आईटी में कितने परसेंट है, 16%। सीएससी में कितने, 19%। 16 और 19 35%, यानी 35% की वैल्यू निकालनी है हमको। और ये पूरा पाई चार्ट कितने परसेंट के बराबर होता है, 100%। 100% की वैल्यू दे रखी है 14,400, 35% की वैल्यू निकालनी है हमें। तो 14,400 का कितना निकाल दीजिए आप, सीधे सीधे 35% निकाल दीजिए। तो 35 गुणा 144 में करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा, तो 35 चौके 140, हासिल के 14, 140 + 14 54, हासिल के 15, 50, 50 40 से आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटी विभाग में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। आईटी में कितना है, 16%। 16% निकालिए, 14,400 का 16%। 16 चौक 64, 16 चौक 64 और 6 70, 23, 2304, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कथन और निष्कर्ष वाला। कथन कह रहा है क्या विद्यार्थियों को भारतीय राजनीति में भाग लेना चाहिए। इसके पीछे क्या तर्क दे रखे, तर्क देखिए। पहला तर्क है, हाँ विद्यार्थी देश के भविष्य हैं और उन्हें एक मौका दिया जाना चाहिए क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। बिल्कुल सही बात है। तो पहला तर्क तो क्या है आपका, मजबूत है। दूसरा देखिए, नहीं उन्हें युवा होने के कारण मौका नहीं दिया जाना चाहिए। युवा होने के कारण मौका नहीं दिया जाना चाहिए, ये तो गलत बात है। तो दूसरा आपका तर्क मजबूत नहीं है। पहला तर्क मजबूत है। पहले तर्क के लिए कौन सा ऑप्शन सही होता है, ए। एक इसमें दे रखा है, आपको ए ही ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको दिया है, आपको तय करना है कथनों में उपलब्ध कराई गई जानकारी सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों कथन पढ़ें और सही विकल्प चुनें। सवाल दे रखा है 22 के लिए कोड भाषा क्या है। 22 का हमें कोड निकालना है, ठीक है। दो हमें कथन दे रखे हैं, पहला और दूसरा। इसके ऑप्शन, इसके आधार पर हमें 22 का कोड निकालना है, ठीक है। देखिए, C buys 10 एप्पल्स, इनका कोड दे रखा है VIRAKSU। 5 एप्पल्स ईटन बाई हिम, इसका कोड ये दे रखा है। दूसरे कथन में दे रखा है इट हैपेंड बिकॉज ऑफ हिम, सी इज माई फ्रेंड। हमें निकालना किसका है, बाई का कोड निकालना है। और बाई कहाँ आया है, सिर्फ एक ही लाइन में आया, और तो कहीं आया नहीं इसमें बाई। तो बाई का जो कोड होगा वो इन चारों में से कोई एक होगा, ठीक है। और जो इसमें होगा वो और कहीं नहीं आया होगा, ठीक है। जो इसमें होगा वो और कहीं भी नहीं आया होगा, यानी इनमें से कहीं भी नहीं आया होगा, ठीक है। सबसे पहले चेक करते हैं VI कहीं और आया है, तो VI इसमें कहीं भी नहीं आया है, ठीक है। फिर चेक करते हैं RA इसमें कहीं आया है, तो RA भी इसमें कहीं नहीं आया है। K आया है, तो K आपका इसमें आया है, ठीक है। इसका मतलब K इसका कोड नहीं हो सकता। SU इसमें है और SU किसमें है, SU इसमें, इसका मतलब SU भी इसका कोड नहीं हो सकता। तो 22 का जो भी कोड होगा वो या तो VI होगा या फिर RA होगा। इसका मतलब 22 का कोड हम इसमें से अभी नहीं निकाल सकते। दोनों कथनों की सहायता से भी हम इसका 22 का कोड डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब दोनों ही कथन से हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते तो उस केस में हमारा आंसर क्या बनेगा, कथन 1 और 2 दोनों ही पर्याप्त नहीं है, दोनों ही जवाब देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ऐसे केस में आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही होगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 जुलाई 1982 सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो 28 जुलाई 1982 कौन सा दिन होगा, देखिए तो इसको कैसे निकालेंगे। 28 का कोड लिखिए 28, जुलाई का कोड होता है 6 प्लस 1900 का कोड होता है 1 और 82 का 82 लिखिए। 82 में कितने लीप ईयर आते हैं 20 और सब में क्या करिए 7 से भाग कर दीजिए। तो 28 तो 7 से पूरा पूरा करता है, इसको हटा दीजिए। 6 और 1 7 से पूरा पूरा करता है, ये भी हटा दीजिए। 82 और 20 102, 102 में 7 से भाग करिए। 7 एकम 7, 3 बचेंगे, 7 चौक 28, कुल मिला कितना इस पर बचेगा 4। और 4 कोड किसका होता है, संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे। वेडनेसडे यानी बुधवार का कोड होता है। तो 28 जुलाई 1982 को कौन सा दिन होगा, तो बुधवार का दिन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर है। और ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।